Hello students, today we are going to start the next topic of this chapter, that is Ohm's law. इससे पहले जो बेटा हमने लास्ट टॉपिक किया था वो था हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। और मैंने आपको एक बात और बोली थी उस टाइम कि बेटा आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उस बुक में एक टेबल गिवन है सिंबल्स की, कि जैसे वायर जॉइंट का सिंबल क्या होता है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, बल्ब, सेल, बैटरी की, ओपन की, क्लोज की, इन सब के सिंबल्स आपकी बुक में गिवन है। इसलिए वो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड नहीं करवाए हैं, तो आप उनको वहां से देखिए, वहां से नोट कीजिए। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। इससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ध्यान रखना इसको। इनको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो हम टाइम टू टाइम यूजेस भी करते हैं कि कई भी जगह पर उसका हमने यूज किया है, जैसे मिली, माइक्रो, मेगा, गीगा, किलो, इन सब के सिंबल्स हम इसको कैसे नोट करते हैं। देखिए सबसे पहले होती है इसके अंदर 10⁻�0, जिसको क्या बोलते हैं बच्चे, बेस यूनिट। क्या बोलते हैं, बेस यूनिट। ऐसे ही अगर 10⁻⁻1 की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं जी, डेसी। क्या बोलते हैं बेटा, डेसी। 10⁻⁻2 इसको क्या बोलते हैं हम, सेंटी। सिंबल भी यूज कर सकते हैं इसका हम, सी, सेंटी। ऐसे ही 10⁻⁻3 क्या होता है आपको पता ही तो, 10⁻⁻3 जिसको हम किसमें यूज करते हैं, मिली, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। 10⁻⁻6 क्या बोलते हैं इसको हम, माइक्रो, ये म्यू इसका सिंबल होता है। 10⁻⁻9 क्या बोलते हैं इसको हम, नैनो, इसका सिंबल क्या यूज करते हैं हम। एंड ऐसे ही मैंने आपके लिए जो नोट्स बनाए हैं उसमें 24 तक प्रीफिक्स और उनकी नेमिंग दी है, तो आपको एक बार उनको थोड़ा रिवाइज करना है, ताकि कहीं भी हम इसका यूज करें तो हम इसको वर्ड्स के साथ बोल सके, ऐसा ना बोले 10⁻⁻1 या सिर्फ नैनो एम्पियर, जैसे कोई करंट दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि नैनो एम्पियर क्या होता है। ठीक है जी, तो 1 नैनो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 एम्पियर। ये तो थी माइनस के अंदर वैल्यू। और अगर हम प्लस की बात करें तो जैसे पहली अगर हम बेस वैल्यू ले रहे हैं 10⁻1, इसको क्या बोलते हैं जी, डेका। क्या बोलते हैं, डेका। ऐसे 10⁻2 अगर हम यहाँ यूज करें, इसको क्या बोलते हैं हम, हेक्टो। दैट इज नोन एज हेक्टो। इनके सिंबल भी हम एसटीज यूज कर सकते हैं। इसका सिंबल क्या यूज कर रहे हैं हम, डीए, और इसका एच। 10⁻3 को क्या लिखते हैं हम, किलो। इसको क्या बोल सकते हैं इजीली हम, के बोल सकते हैं। ऐसे ही 10⁻6 क्या होती है यहाँ पर, मेगा। 10⁻, क्या बोल सकते हैं इसको हम, मेगा। ऐसे ही 10⁻24 तक पॉजिटिव पावर है। तो आपको ये नोट्स में से रिवाइज करनी है, ताकि कहीं ना कहीं हम इसका यूज आए तो इनको हम इजीली पुट कर सके वैल्यूज को। देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं इसमें अपना नया टॉपिक आज का, दैट इज ओम्स लॉ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि कई न्यूमेरिकल्स जो आगे हमारे आएंगे उसके अंदर भी ओम्स लॉ विद फॉर्मूला एसडीज यूज होता है। तो आपको ध्यान से समझना है कि ओम्स लॉ क्या होता है। देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या आप ये बोल सकते हो एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is always directly proportional to potential difference। पहले मैं वर्ड्स में बोल रहा हूं, उसके बाद मैं इनके सिंबल यूज करूंगा। According to this law, at constant physical conditions such as temperature, the current flowing through a conductor is always directly proportional to the potential difference across its end। Means अगर मैं symbolic form में लिखूं, current flowing through the कंडक्टर, करंट का सिंबल क्या यूज करते हैं हम, आई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका सिंबल क्या होता है, वी सिंबल होता है, अक्रॉस द एंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब जब मैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी लिख रहा हूं तो मैं ये क्या लिख सकता हूं, वी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख सकते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इसकी जगह पर मैं एक सिंबल यूज कर रहा हूं, जिसको क्या बोलते हैं जी, आर। R is the constant of proportionality. This is the
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्या बोलेंगे जिसको हम, कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको, रेजिस्टेंस। और हम इसको और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, R इज इक्वल टू V अपॉन में I। बहुत ध्यान से समझना है, ये एक ही फॉर्मूले से दोनों करंट की वैल्यू निकल सकती है। हर पूरे चैप्टर के अंदर इसका यूज होगा कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is always directly proportional to the potential difference across its ends। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होगी, क्योंकि आगे इसका डेरिवेशन आएगा भी, पॉइंट्स आएंगे कि हम फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो फिर जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी चेंज होना शुरू हो जाती है। तो V is directly proportional to I, इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटा के मैंने एक कांस्टेंट यूज किया जिसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस, और R इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, V अपॉन I। अब बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन ऑल्सो डिफाइन द ओम्स लॉ एज, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ओम्स लॉ को, कि एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट is always equal to a constant। this is also known as Ohm's law। इसकी टर्म्स के अंदर Ohm's law को डिफाइन कर रहे हैं। the ratio of potential difference and current is always equal to a constant and that is known as the Ohm's law। at physical conditions जो है वो क्या होगी इसके अंदर, constant होगी सभी की सभी। is it clear? तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे, रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर आप रेजिस्टेंस, कई बच्चों के डाउट क्लास में एक क्वेश्चन थे कि सर रेजिस्टेंस क्या होता है। अब समझिए आप, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, अपोज करना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच ऑलवेज रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो हमेशा करंट के मोशन को या फ्लो को क्या करती है, हमेशा रेजिस्ट करती है, रुकावट प्रोड्यूस करती है, रोकती है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसके अलावा अगर इसके टर्म्स में डिफाइन करना चाहे हम तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। इट इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस। अब देखिए बच्चे, इस फैक्टर से हमारे पास दो चीज निकल के आ रही है। वो दोनों चीज क्या है भाई, रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, वोल्टेज, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रहे हैं, करंट के। मींस अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा जी, कम, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये याद रखना, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट को अपोज कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है, रोक रहा है। तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम। और वोल्टेज की क्या है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो बट वो डिपेंड करता है सब्सटेंस की प्रॉपर्टी के ऊपर। यहीं से अब हम निकालते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, देखो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम। फॉर्मूला क्या था, V अपॉन I। V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। वोल्ट अपॉन एम्पियर किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू ओम, जिसका सिंबल होता है ये, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, ओमेगा। इस सिंबल का नाम क्या होता है, ओमेगा। सो द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्या होती है रेजिस्टेंस की यूनिट, ओम। ये इसका सिंबल होता है रेजिस्टेंस ओम का। इस सिंबल को क्या बोलते हैं हम, ओमेगा बोलते हैं। तो कभी ये गलती से मत लिख देना कि द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओमेगा, वो गलत हो जाएगा। रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है यहाँ पर, ओम। सिंबल ओमेगा इसका। यहां से अगर आपको डिफाइन करना हो, डिफाइन 1 ओम, तो क्या लिख सकते हैं, 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। When the current flowing through a conductor is 1 ampere and the potential difference across the ends of the conductor is 1 volt, then the resistance produced is always equal to 1 ohm। ये हम डायरेक्ट कैसे बोल सकते हो, the resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a potential difference of 1 volt across the ends of conductor
makes a current of 1 ampere to pass through it। कि जो रेजिस्टेंस है हम उसको 1 ओम कब कह सकते हैं कि जिस कंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है और उस कंडक्टर के जो एंड्स हैं उनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का है, 1 वोल्ट का। तो क्या बोलेंगे उसको, 1 ओम रेजिस्टेंस। और आप याद रखना 1 किलो ओम इज इक्वल टू किसके होता है, 1000 ओम के। 1 मेगा ओम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 6 ओम। और मिली के अंदर क्या लिख सकते हैं हम, 10 रेज़ टू द पावर -3 ओम। क्लियर। देखिए अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है जो कई बच्चों के माइंड में भी चल रहा होगा कि भाई रेजिस्टेंस का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर। कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस कि जैसे हमारे पास कंडक्टर क्या होता है जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो देखिए उसमें रेजिस्टेंस का कारण क्या होता है। तो बेटा आपको पता है कि कोई भी कंडक्टर अगर हमारे पास है उसके अंदर करंट कब फ्लो होता है, जब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो एक फिक्स पाथ पे क्या करना शुरू करते हैं, मूव करना शुरू करते हैं। तो वी कैन से दैट एज वी नो द इलेक्ट्रिक करंट इज सेट अप ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर व्हेन a potential difference is maintained across the ends। जब हम किसी भी कंडक्टर पे, सपोज करो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है जी, ये हमने क्या करा, इसके साथ एक बैटरी अटैच की, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये, ठीक है जी। करंट का फ्लो होता है जब हम इसके दोनों एंड्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं, जिसका काम कौन कर रहा है, ये सेल या बैटरी। जो हमने बैटरी लगा रखी है ये क्या करता है, डिफरेंस को मेंटेन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स कहां पर मूव करते हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, और करंट कहा जाता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये मैंने आपको पॉइंट बताया था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे बहुत गलत आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का, कि जब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाई पोटेंशियल टू लो या लो पोटेंशियल टू हाई, तो आपको क्या याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई होती है, बट करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो सेम जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं इसके अंदर, तो क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और इसी कंडीशन के अंदर जब वो ड्रिफ्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपस में एटम के साथ कोलाइड करते हैं, और आयंस के साथ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस है ये उनके साथ चलते चलते क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। करंट का मेन कारण भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, करंट का जो मेन कारण है वो भी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और रेजिस्टेंस का मेन कारण भी क्या है, कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स एंड आयंस। अब अगर सपोज करो आप कॉरिडोर में से जा रहे हैं लाइन बना के, अगर आप प्रॉपर तरीके से लाइन बना के जा रहे हैं तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आप स्मूथली बाहर निकलते जा रहे हैं। अब वहीं पर आप एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लग गए, बच्चे वही है बट आप एक दूसरे के आगे आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो फ्लो पहले चल रहा था क्या वो फ्लो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हो, टकरा रहे हैं। जिसकी डायरेक्शन सीधी जाती है उसको टकरा के उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो सेम चीज यहां पर हो रही है। During this collision, electrons collide with the atoms and free ions present in the conductor, which produce the obstacle between the flow of electric current। जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में क्या करता है, ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, which is the main causes of the resistance। जो रेजिस्टेंस का एक मेन कारण है। जैसे मैंने आपको अभी बताया एग्जांपल कि हम कॉरिडोर में से जब बाहर जाते हैं तो वो बिल्कुल सूट करते हैं इसके ऊपर एग्जांपल। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही वो दूसरों से टकराना शुरू करते हैं वहीं पर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो करंट को फिर क्या करते हैं, फ्लो होने से रेजिस्ट कर रहे हैं। दिस इज द मेन कॉजेज ऑफ द रेजिस्टेंस। सो यू कैन से दैट द electrons frequently collide with the atoms and ions present in the conductor. Due to this collision,
some opposition or obstruction is there for the flow of electrons and it causes the resistance for the flow of current. और अगर यहां पर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज रजिस्टर, कि रजिस्टर क्या होता है, तो आप क्या कह सकते हो, अ कंडक्टर विच अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट बट ऑफर सम रेजिस्टेंस, कि एक कंडक्टर जिसमें से करंट इजीली पास हो जाता है बट वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, उस कंडक्टर को ही क्या बोलते हैं हम, रजिस्टर। देखिए जब तक किसी चीज में से करंट पास नहीं हो पाएगा तो उसके अंदर तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। मींस रेजिस्टेंस के लिए करंट का फ्लो होना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक करंट फ्लो नहीं होगा तो उसमें रुकावट क्या प्रोड्यूस होगी। इसीलिए हम कंडक्टर को ही क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोल सकते हैं, कि जिस कंडक्टर के अंदर से करंट को फ्लो होने में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसी कंडक्टर को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस बोलते हैं। जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है उसको क्या बोल देते हैं, इंसुलेटर। जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है उसको क्या बोल देते हैं हम, कंडक्टर। ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस नहीं होता, रेजिस्टेंस किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो करंट फ्लो हो ही नहीं पाएगा। इज इट क्लियर? चलिए इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बेटा ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर पहले इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक कंडक्टर क्या होता है, द कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ। जो कंडक्टर किसको ओबे कर रहा है, ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, ओमिक कंडक्टर। देखिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं, यहां पर ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है, तो वोल्टेज जा रही है और यहां पर ये क्या है, करंट जा रही है। क्या जा रही है हमारे पास, वोल्टेज एंड करंट। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। किसी भी जगह पर अगर हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, दिस शो दैट दिस ओबे द ओम्स लॉ। क्या बोल सकते हैं इसको हम, ओम्स लॉ। क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं हम क्या बोल सकते हैं, वो हमेशा ओमिक कंडक्टर का काम करते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, कि हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट भी बढ़ता जा रहा है। और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन ओमिक कंडक्टर। और नॉन ओमिक कंडक्टर की अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसका इस तरह से ग्राफ बन सकता है। ये यहां पर ले रहा हूं मैं करंट और यहां पर क्या ले रहे हैं हम, वोल्टेज, वी और आई ग्राफ। ठीक है जी। तो जो इसका ग्राफ बनता है इस तरीके से बनता है। दिस इज द ग्राफ फॉर द नॉन ओमिक कंडक्टर विच इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। क्लियर हुआ? तो नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं, जैसे टॉर्च बल्ब या ट्यूबलाइट, CFL, इनको हम नॉन ओमिक कंडक्टर बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम यूज कर रहे हैं उसको बोल सकते हैं हम ओम्स लॉ, क्योंकि उसमें टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है उसमें रेजिस्टेंस भी होता है, हम वोल्टेज भी कर रहे हैं और करंट भी पास कर रहे हैं। तो समझ में आया आपको ओमिक कंडक्टर। और दूसरा क्या बताया मैंने आपको, नॉन ओमिक कंडक्टर। हमेशा याद रखना ओमिक कंडक्टर का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा होगा बच्चे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा हमेशा। अब इसी में आपका कंसेप्ट आता है VI ग्राफ, और एक क्या होगा जी, IV ग्राफ फॉर द रेजिस्टेंस। कौन कौन सा है, VI ग्राफ एंड IV ग्राफ। तो पहले देखिए हम इसके अगर बात करें, ये हमें ग्राफ बना रहे हैं, ये हमारे पास हो गया V और इधर क्या हो गया हमारे पास I। हमारा ग्राफ कैसा गया है बेटा, इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ गया है। इस पॉइंट को मान लो आप A, इसको मान लेते हैं हम B। ये V है तो ये भी V, ये I है तो ये भी I, दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के पैरेलल। अब ये ओम्स लॉ से ग्राफ है तो हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अगर मैं इसके ग्राफ इसकी बात करता हूं, स्लोप
ये हम ले रहे हैं आई वी ग्राफ, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। तो इसका जो स्लोप है वो क्या बन रहा है बेटा, ए बी अपॉन में ओ बी। भाई ये स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल है, ए बी अपॉन में ओ बी। अब ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास v, ओ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास i। अगर मैं यहाँ पर एक सॉल्यूशन दूं आपको, v इज इक्वल टू क्या था हमारा कंसेप्ट आई आर, और r इज इक्वल टू क्या था v अपॉन में i। हमारे पास क्या आ रहा है v अपॉन i, तो इसका मतलब इसका जो स्लोप है आई वी ग्राफ का, ये हमें किसकी वैल्यू दे रहा है, r इज इक्वल टू v अपॉन i। यू कैन से दैट द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ gives the value of resistance। ये हमेशा किसकी वैल्यू देगा, it will give the value of resistance। किसकी वैल्यू दे रहा है हमारे को, रेजिस्टेंस की। और ऐसे ही अगर हम एक और ग्राफ बनाए, यहाँ पर दूसरा ग्राफ मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पर ले रहा हूं मैं v और यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम i, दोनों इंक्रीजिंग ग्राफ। इसका भी हमेशा कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। इसको मान लेते हैं आप C और इसको क्या मान लेते हैं पॉइंट को D। ये हमारे पास हो गया O। ये भी है और ये क्या है, इसके पैरेलल I। तो इसमें लेंगे हम स्लोप ऑफ VI ग्राफ। VI ग्राफ का स्लोप क्या जा रहा है बच्चे यहाँ पर, CD अपॉन में OD। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस स्लोप, CD अपॉन में OD। CD क्या है हमारे पास I और OD क्या है हमारे पास V। तो I अपॉन V जो है ये आप किसके इक्वल ले सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 1 अपॉन R की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगी वो I अपॉन V। तो वो कितना आ रहा है यहाँ पर 1 अपॉन R इज इक्वल टू में I अपॉन V। तो आप क्या कह सकते हैं, जो स्लोप ऑफ VI ग्राफ है इट गिव्स द वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। किसकी वैल्यू दे रहा है हमें ये, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, कंडक्टेंस। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आवर ओम्स लॉ। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी हमारी। तो याद रखना, जो हमें ये स्लोप दे रहा है किसकी वैल्यू दे रही है, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो आई होप बेटा आपको आज का ये टॉपिक कंप्लीट जो हमारा हुआ है ये समझ में आया होगा। और अभी इसका कुछ रिमेनिंग पोर्शन है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा पहले नेक्स्ट क्लास के अंदर, और फिर उसका रिमेनिंग पोर्शन करेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से रिवाइज करना है ये। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ।